हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज वैष्णव क्रेजी जी के ट्रिक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रूट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट सेशन में हमने इंडियन पॉलिटी में देखिए एक्ट पढ़ना शुरू किया था। 3 एक्ट को नॉर्मली हमने वहां पर डिस्कस किया था। सबसे पहला था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद हमने पढ़ा था 1781 का एक्ट और हमने लास्ट में जो तीसरा एक्ट पढ़ा था वो था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो 3 एक्ट को लास्ट सेशन में हमने कवर किया। इन एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसमें जो प्रावधान है लास्ट सेशन में मैंने आपको बताए थे। प्रावधान क्या कहते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के, तो वहां पर हमको पता चलता है कि कंपनी के शासन पर या कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करी थी उस पर पहला कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट का हमें रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से देखने को मिलता है। रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1773 में लाया गया था और भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी उस पर पहला वैधानिक दस्तावेज ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहलाता है। ये हमने पढ़ा। प्रावधान क्या किए गए, तो सबसे पहला हमको पता चलता है कि भारत में कंपनी का जो शासन था उसे 20 वर्षों के लिए राजनीतिक और व्यापारिक एकाधिकार दिए गए थे सबसे पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। इसके अलावा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सबसे पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से की गई थी। और आप सभी को पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था कलकत्ता में वो कब स्थापित हुआ था, तो वो स्थापित हुआ था 1774 में। इसके बाद तीसरा जो वैलिड पॉइंट वहां पर हमको देखने को मिलता है जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि पहली बार बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर बने थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। आगे चलकर कंपनी शासन करती है थोड़े समय तक, फिर 1781 का एक्ट लेकर आती है ब्रिटिश पार्लियामेंट। रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी उसे दूर करने के लिए लाया जाता है 1781 का एक्ट जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में आता है। तीसरा जो एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट की बात करते हैं 1784 की, तो पहली बार केंद्र में द्वैध शासन देखने को मिलता है क्योंकि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक मामलों को पहली बार अलग अलग किया गया था। इन पर कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दो संस्थाओं का निर्माण किया जाता है पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो संस्था जो कि भारत में कंपनी के जो व्यापारिक मामले, जो ट्रेड से संबंधित मामले उनको कंट्रोल करने के लिए बनाई गई, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल देश में कंपनी के जो राजनीतिक मामले थे उन्हें कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी। इस तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पहली बार कंपनी के जो राजनीतिक और व्यापारिक क्रियाकलाप थे उन्हें अलग अलग किया गया, डिवाइड किया गया। किस एक्ट के माध्यम से? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट थे, तीनों हमने वहां पर पढ़े थे। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत किस एक्ट के माध्यम से की गई, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता तो आपको इजीली पता चल जाता कि 1774 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से की गई। आज हम 3 और एक्ट देखेंगे जहां पर हम 1793 का एक्ट पढ़ेंगे, इसके बाद हम चार्टर एक्ट पढ़ेंगे 1813 का, और फिर 1833 के चार्टर एक्ट की बात करेंगे। इन 3 एक्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो सेकेंड एक्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जो एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लाया जाता है वो कहलाता है चार्टर एक्ट 1793। अब चार्टर एक्ट 1793, इस एक्ट के माध्यम से सबसे पहला जो प्रावधान इंपॉर्टेंट किया गया, भारत में कंपनी के कार्यों को 20 वर्षों के लिए और बढ़ाया गया। मतलब सबसे पहली बार आपने देखा रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, उसमें क्या किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे 20 वर्षों के लिए राजनीतिक और व्यापारिक एकाधिकार दिए गए 20 वर्षों के लिए। तो जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से यह प्रावधान किया गया तो जो अगला एक्ट आया 20 वर्ष के बाद वो हो जाता है 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से
कंपनी के जो व्यापारिक और राजनीतिक जो अधिकार थे उनको 20 वर्षों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। अब अगला अधिकार वापस रिन्यू किया जाएगा या उस पर चर्चा की जाएगी 1813 के एक्ट में और फिर 1833 के एक्ट में। तो इस तरह से जब 20 वर्ष के लिए सबसे पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बढ़ाया गया, तो अब दूसरी बार वापस कंपनी को राजनीतिक और व्यापारिक एकाधिकार फिर से बढ़ाए गए 20 वर्ष के लिए 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। इसका उद्देश्य क्या था? इस एक्ट को लाए जाने का उद्देश्य था कि भैया रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट में जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जा सके। तो कमियां क्या थी? 1773 में 20 वर्षों के लिए अधिकार को आगे बढ़ाया, अब फिर से एक बार 20 वर्षों के लिए अधिकार को आगे बढ़ा दिया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट में सुधार के लिए चार्टर एक्ट 1793 लाया गया था। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के जो कर्मचारी और जो अधिकारी थे जिनको पहले वेतन ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी, उनका वेतन अब इंडिया की संचित निधि से दिया जाएगा या इंडिया की गवर्नमेंट के फंड से दिया जाएगा। यह प्रावधान सबसे पहली बार किया जाता है 1793 के एक्ट के माध्यम से। बात करेंगे प्रावधान। देखिए, सबसे पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक और प्रशासनिक अधिकार थे उनको एक बार फिर से 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। कितने सालों के लिए? 20 सालों। सबसे पहली बार मैंने आपको बताया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बढ़ाया, अब एक बार फिर से 20 सालों के लिए अधिकार बढ़ाए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन से अधिकार बढ़ाए गए? व्यापारिक और प्रशासनिक अधिकारों में वृद्धि की गई। ठीक है। इसके बाद इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के जो सदस्य थे, जो कर्मचारी थे, उनका वेतन और इसके अलावा जो नियंत्रक मंडल था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके सदस्यों का भी वेतन अब भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। यह प्रावधान किया गया। इसके पहले कहां से दिया जाता था? अभी मैंने आपको बताया। इसके पहले कंपनी के जितने भी अधिकारी, कर्मचारी, जितने भी एम्प्लॉयज थे, उनके सैलरी ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी ब्रिटिश फंड से। लेकिन अब यहां पर प्रावधान किया गया कि भैया जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में काम कर रही है और तो यहां से ही, क्योंकि उसके कर्मचारी और अधिकारी कहां काम कर रहे हैं? इंडिया में, तो उनका वेतन भत्ता जो भी देना होगा, अलायंसेस जो भी देने होंगे, वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। मतलब एक और चोट है ये भारतीय राजस्व पर, या भारत की जो संचित निधि है, भारत का जो पैसा है, उसको लूटने का ये एक और तरीका था। भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य और अध्यक्ष मान लेते हैं इंडिया में काम कर रहे हैं, लेकिन क्या वो इंडिया के लिए काम कर रहे थे? क्या नहीं, वो काम कर रहे थे तुम्हारे लिए, तुम्हारी कंपनी के लिए, ब्रिटेन के लिए, और तुम्हारा काम ही लूट के ले आना था। अब एक और चोट कि भैया उनका वेतन भत्ते भी हम इंडिया के राजस्व से देंगे, जो हम इंडिया का राजस्व लूट के ले जा रहे हैं। तो प्रावधान कब किया गया? 1793 के चार्टर एक्ट में। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार दे दिया गया कि वो भारत में किसी भी अन्य कंपनी को व्यापारिक अनुमति प्रदान कर सकती है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार दिया कि वो अब किसी भी अन्य कंपनी को व्यापारिक अनुमति दे सकती है भारत में, मतलब व्यापार करने की अनुमति दे सकती है। पहले क्या होता था? ब्रिटिश पार्लियामेंट ही अनुमति देती थी अगर भारत में किसी को बिजनेस करना है तो, और नॉर्मली मोनोपोली दे रखी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब 1793 के चार्टर एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार है कि वो किसी अन्य कंपनी को व्यापार की अनुमति दे सकती। ठीक है। इसके बाद ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों के माध्यम से प्रशासन की व्यवस्था की गई और सभी कानूनों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दे दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया। अब भारत का जो क्षेत्र है उन पर राज करने के लिए पहली बार एक लिखित नियम या लॉ लाया गया, सबसे पहली बार। किस एक्ट के माध्यम से? 1793 के एक्ट के माध्यम से। इस एक्ट के माध्यम से पहली बार जो लॉ बनाया गया भारतीय क्षेत्रों पर प्रशासन करने के लिए, व्यवस्था को संभालने के लिए, और उस लॉ को डिफाइन करने का अधिकार दे दिया गया भारत का जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट था, कहां पर? कोलकाता में। उसको अधिकार दे दिया गया कि वो इन कानून को डिफाइन कर सकता है। इसके तो ये हो जाते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। जो चीज हमको यहां से याद रखना है, सबसे पहली चीज
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद किस एक्ट में कंपनी के अधिकार को फिर से 20 साल के लिए बढ़ाया गया, व्यापारिक और राजनीतिक? तो 1793 का चार्टर एक्ट। इसके अलावा पहली बार कंपनी के सदस्यों और अध्यक्षों का वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने का निश्चय किया गया किस एक्ट के माध्यम से? तो 1793 के एक्ट के माध्यम से। तो ये दो फैक्ट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर उनको याद रखना चाहिए, क्लियर हो जाते हैं। अब आता है चार्टर एक्ट 1813। कौन सा? 1813। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चार्टर एक्ट 1813 लाया जाता है 1813 में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में लाया जाता है। अब इस वक्त भारत में जो गवर्नर थे वो लॉर्ड मिंटो प्रथम थे। लेकिन आप ये समझिए कि ये भारत में गवर्नर कहाँ के? बंगाल के गवर्नर जनरल है ना। अब मैंने बोल दिया भारत के गवर्नर, तो पूरे भारत के नहीं, भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और तब से भारत में बंगाल में गवर्नर जनरल का पद सबसे पावरफुल था जो ईस्ट इंडिया कंपनी में था। तो अब गवर्नर जनरल ही चल रहे बंगाल के। 1833 के एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। जब तक नहीं बनाया जा रहा है तब तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल ही, याद रखिएगा। तो जब 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया तब बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, लॉर्ड मिंटो प्रथम थे, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 1813 के एक्ट के समय लॉर्ड मिंटो प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर थे। इनके समय में 1813 का एक्ट आया था। जो इंपॉर्टेंट प्रावधान किए गए ना, पहली चीज, भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया। इनको लगा, देखिए यहां पर ये भारत के फेयर की बात नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि हम बार बार यार ब्रिटेन से ही अपना मैन पावर क्यों लेके आए, यहाँ के लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ाओ, इनको यूज करेंगे, है ना, कम सैलरी भी देनी पड़ेगी, कम पैसा भी देना पड़ेगा, इनको यूज कर लेंगे। तब इन्होंने प्रावधान किया कि भैया भारतीयों को हम पढ़ाएंगे। तब उनकी शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष, राशि छोटी है लेकिन उस वक्त बड़ी हुआ करती थी, आज से 200-225 साल पहले। तो 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया भारतीयों की शिक्षा पर 1813 के एक्ट के माध्यम से। इसके अलावा कंपनी को अभी तक क्या हो रहा था, जो व्यापारिक और राजनीतिक एकाधिकार 20-20 साल के लिए बढ़ाए जा रहे थे, 1773 में बढ़ाए गए, 1893 में बढ़ाए गए, 1793 में बढ़ाए गए। अब उसको यहां पर सीमित किया जाएगा। कंपनी के राजनीतिक एकाधिकार तो बने रहेंगे इस एक्ट में, लेकिन अब उसके जो व्यापारिक एकाधिकार हैं जो 20-20 साल के लिए पिछली बार बढ़ाए गए थे, उनको यहां पर सीमित किया जाएगा। बस उसका चाय और चीन के साथ जो व्यापार था, उसको, अफीम के व्यापार को, इन बिजनेस को छोड़कर अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने दूसरी ब्रिटेन की कंपनियों को भी अधिकार दिया कि भैया तुम भी जाके इंडिया में ट्रेड कर सकते हो। तो जो इसकी मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो 1813 ईस्वी में खत्म होगी। किस पर? ट्रेड पर। जो पॉलिटिकली जो उसके पास एकाधिकार है, जो राजनीतिक एकाधिकार है, वो चलता रहेगा अभी भी, लेकिन ट्रेड का जो उसका एकाधिकार था, मोनोपोली थी, उसको लिमिटेड किया जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, क्योंकि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने यहाँ के जो ब्रिटेन के अदर बिजनेस है उनको परमिट करेगी इस एक्ट में कि भैया तुम भी जाके इंडिया में बिजनेस कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। पॉलिटिकली राजनीतिक एकाधिकार तो ईस्ट इंडिया कंपनी को उसको ही करने दो, ठीक है ना। एक ये प्रावधान हो गया। भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति माह खर्च हो गया। इसके अलावा भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दी गई सबसे पहली बार 1813 के एक्ट के माध्यम से। ईसाई मिशनरियों को ऑफिशियली ये बोल दिया कि भैया अब आप जाके इंडिया में अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो। तो ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता किस एक्ट के माध्यम से दी गई, ये क्वेश्चन आ जाए तो ये 1813 का चार्टर एक्ट है। ओके, तो ये 3 प्रावधान इंपॉर्टेंट है जो आपको यहां पर याद रखने चाहिए, इजी वे में याद हो जाएंगे। डिटेल देखना चाहिए हमें। देखिए 1813 के एक्ट के समय लॉर्ड मिंटो प्रथम भारत के वायसराय थे। क्या किया गया इस एक्ट के माध्यम से? बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो प्रथम, ठीक है। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। राजनीतिक एकाधिकार फिर से 20 साल के लिए बढ़ेंगे, लेकिन व्यापारिक एकाधिकार
जो ट्रेड पर उसकी मोनोपोली थी उसको सीमित कर दिया गया। अब दूसरे बिजनेस जो ब्रिटेन के हैं वो ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में किसी भी चीज का, लेकिन कुछ चीजों पर अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी। वो कौन कौन थे? एक, भारत में चाय के व्यापार पर, चीन के साथ, चाइना के साथ जो व्यापार होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उस पर कोई चाइना से दूसरी कंपनी व्यापार नहीं करेगी। और अफीम एक इंपॉर्टेंट उस वक्त प्रोडक्ट था जिसका व्यापार होता था, तो अफीम पर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को छोड़ दिया गया। लेकिन अदर कपड़ा वगैरह जितने भी सेक्टर है अदर, उस पर उसकी मोनोपोली को खत्म किया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो पहला फैक्ट क्लियर हुआ 1813 के एक्ट में। फिर प्रशासनिक और राजनीतिक एकाधिकार को फिर से 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। समझो, ट्रेड मोनोपोली तो अब यहां पर लिमिटेड हो गई, समाप्त यहां पे लिखा हुआ है लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। कुछ चीजों पर अभी भी ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की है, लेकिन उसका जो प्रशासनिक और राजनीतिक एकाधिकार है वो अभी भी है ना, जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल मोनोपोली है देश में, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो फिर से एक बार 20 साल के लिए बढ़ाई गई। अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी अगले 20 साल तक भारत में पॉलिटिकली एक्टिव रहेगी पूरी तरह से। ठीक है, किसी अदर कंपनी को परमिट नहीं किया गया। अब 1833 के एक्ट में क्या होगा कि पूरा व्यापार पे एकाधिकार जो जितना बचा है ना वो भी खत्म किया जाएगा, और ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से जो पॉलिटिकल मोनोपोली है वो दे दी जाएगी कि तुम तो राजनीति संभालो, देश को मतलब चलाते रहो। तो ये किया जाएगा 1813 के एक्ट में, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं। इसके अलावा 1813 के एक्ट में सभी ब्रिटिश व्यापारियों व कंपनियों को भारत में व्यापार करने की छूट दे दी गई। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, इसी की बात की हमने। कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया। किस एक्ट के माध्यम से? 1813 के एक्ट के माध्यम से। भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दी गई। तब ईसाई मिशनरी भारत आते हैं और अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं कोलकाता में। ओके, तो ये हो जाता है 1793 का एक्ट, उसमें कुछ ज्यादा प्रावधान है नहीं। 1813 के एक्ट को याद रखिए। 3 प्रावधान जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं, आपको उनको याद रखना चाहिए। स्पेशली कौन कौन से प्रावधान है तो रिपीट कर देता हूं। कंपनी की जो ट्रेड पर मोनोपोली उसको लिमिटेड किया गया। इसके अलावा प्रशासनिक एकाधिकार को 20 साल के लिए बढ़ाया गया। कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया, और भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दी गई 1813 के एक्ट के माध्यम से। ठीक है, स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया। इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 एक और इंपॉर्टेंट प्रावधान करता है। इस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और यहां से 1833 के बाद शुरू होता है भारत का गवर्नर जनरल। और फिर 1858 ईस्वी के एक्ट में वो बन जाएगा भारत का वायसराय, और फिर आजादी तक चलता है भारत का वायसराय। यात्रा इस पद की कहां से शुरू होती है? बंगाल के गवर्नर से। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट में, वॉरेन हेस्टिंग। फिर बंगाल का गवर्नर जनरल पद चलता रहता है, और 1833 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रावधान है, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जो है हम सब देखेंगे। इस वक्त बंगाल के गवर्नर जनरल विलियम बेटिक थे, इसीलिए विलियम बेटिक के समय, क्योंकि 1833 का एक्ट आया था, तो लॉर्ड विलियम बेटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते। कौन? लॉर्ड विलियम बेटिक, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 को ही सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से जाना जाता है। एक उपाधि अलग से, कारण अलग है, पर वो अब मैं कभी फिर समझाऊंगा आपको बाद में। 1833 के एक्ट को सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से जाना जाता है, इसको याद रख लीजिए। प्रावधान देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1813 के एक्ट में कंपनी के जो ट्रेड पर मोनोपोली थी उसको लिमिटेड किया गया,
लेकिन 1833 के एक्ट में भैया उसकी जो ट्रेड पर जो अधिकार था कंपनी का, उसको अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चीन के साथ जो व्यापार होता था, चाय पर जो मोनोपोली थी, अफीम पर जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो सब भी खत्म कर दी गई 1833 के एक्ट में। और अब उसको पूरी तरह से पॉलिटिकल एक कंपनी बना दिया गया कि भारत में आप पॉलिटिक्स एग्जीक्यूशन संभालो, ट्रेड दूसरी कंपनियों के हाथ में देंगे। ठीक है, इसके अलावा विधि के विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। सबसे पहली बार जो हमें डिसेंट्रलाइजेशन दिखने को मिलता है पावर्स का, क्या होता है, संपूर्ण देश के लिए कानून बनाने का जो अधिकार है वो सिर्फ गवर्नर जनरल को मिल जाता है। केंद्रीकरण, सॉरी सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, मैंने शायद डिसेंट्रलाइजेशन बोल दिया, उसको करेक्ट कीजिएगा। क्या होता है सेंट्रलाइजेशन, जब जो पावर है ऊपर की किसी एक सत्ता के हाथ में होती है तो वो कहलाता है सेंट्रलाइजेशन। लेकिन अगर पावर्स को नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है तो वो कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन। अब यहां पर अगर हम 1833 के एक्ट को देखें तो भारत में क्योंकि गवर्नर जनरल का पद बन गया, भारत का गवर्नर जनरल, तो अब देश में पूरी पावर, डिसीजन मेकिंग की पूरी पावर आ जाती है भारत के गवर्नर जनरल के हाथ में। इसीलिए इस एक्ट से भारत में सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत मानी जाती है, लॉ के सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत मानी जाती है। इसके अलावा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिससे उस वक्त बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक थे, तो ये भारत के क्या बन जाते हैं, गवर्नर जनरल। कौन, लॉर्ड विलियम बेटिक। इसके अलावा गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में एक विधि सदस्य शामिल किया जाता है। जो कार्यकारिणी परिषद थी गवर्नर जनरल की, उसमें एक पहली बार विधि सदस्य शामिल किया जाता है और उसको नाम रहता है लॉर्ड मैकाले, काफी फेमस है लॉर्ड मैकाले। इसके अलावा सरकारी नौकरी में धर्म, जाति और लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को पहली बार यहाँ पर समाप्त करने के लिए अलग अलग प्रावधान किए जाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो केवल इतना याद रख लेते हैं कि धर्म, जाति और लिंग के आधार पर होने वाला जो भेदभाव था सरकारी नौकरियों में, वो 1833 के एक्ट के माध्यम से खत्म करने का प्रयास किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को भारत परिषद नाम दिया गया और यहीं से पहली बार गवर्नमेंट में भारत शब्द का प्रयोग शुरू हुआ। पहले, इसके पहले गवर्नमेंट के जितने भी दस्तावेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के हों, राजा रजवाड़ों का तो खत्म ही हो जाता है मामला, ईस्ट इंडिया कंपनी के भी किसी दस्तावेज में इंडिया शब्द या भारत शब्द का प्रयोग नहीं था। लेकिन जब गवर्नर जनरल की परिषद को भारत परिषद नाम दिया गया तो भारत सरकार पहली बार गवर्नमेंट में आता है, मतलब भारत शब्द को पहली बार गवर्नमेंट में यूज किया गया 1833 के एक्ट में। इसके अलावा फारसी इसके पहले चलती थी क्योंकि मुगलों से चलती आ रही थी, तो इस एक्ट के माध्यम से 1837 में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को भारत की ऑफिशियल या आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया पहली बार, कि भैया अब इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज जो पहले फारसी थी, जो मुगलों से चली आ रही थी, उसको खत्म करके अंग्रेजी को भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया 1833 के एक्ट में। ओके, तो यहां पर ये 3 एक्ट है इंपॉर्टेंट, तीनों एक्ट यहां पर मैंने आपको बताए। सबसे पहला 1893 का एक्ट, उसमें प्रावधान कम है, 1-2 लाइन है हमारे काम की जो हमने पढ़ी। 1793 का एक्ट हमने पढ़ा सबसे पहले, 1-2 लाइन इंपॉर्टेंट है। फिर 1813 का एक्ट पढ़ा जिसमें इंपॉर्टेंट प्रावधान थे, और 1833 के एक्ट में बंगाल जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और कुछ अदर प्रावधान किए गए। पहली बार जो पावर्स है उसका सेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है भारत के गवर्नर जनरल के हाथ में। तो ये प्रावधान, ये व्यवस्थाएं 1833 के एक्ट में देखने को मिलती है। तो 3 एक्ट यहां पर मैंने आपको बताए। अब उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है हम उनकी बात करते हैं। एमसीक्यूज पढ़ेंगे कि कैसे पूछे जा सकते हैं इन 3 एक्ट से। ध्यान से सुनिएगा, आंसर दीजिएगा। सबसे पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। तो देखो उसको हम पढ़ चुके थे। क्वेश्चन क्या पूछा है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद किस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक एकाधिकार को बढ़ाया गया। तो यहां पर देखो एक चीज जो क्लियर होती है ना, कि सबसे पहली बार कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक एकाधिकार कब बढ़ाए गए,
तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बढ़ाए गए। इसके बाद दूसरी बार, क्योंकि कितने साल के लिए बढ़ाया गया था, 20 साल के लिए, तो अब दूसरी बार किस एक्ट में बढ़ाने का प्रावधान करेंगे, 1793 हो जाएंगे 20 साल। तो 1793 का जो चार्टर एक्ट आया था, इस एक्ट में रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक एकाधिकार को 20 साल के लिए एक बार फिर से बढ़ाया गया। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी, पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट में और फिर 1793 के चार्टर एक्ट में। किस एक्ट के माध्यम से कंपनी के सदस्यों व कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा? तो कंपनी के सदस्यों व कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने का प्रावधान भी 1793 के चार्टर एक्ट में किया गया था। किसमें? चार्टर एक्ट, ठीक है ना। कंपनी के सदस्यों कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा 1793 के चार्टर एक्ट में। 1813 के चार्टर एक्ट के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1813 के चार्टर एक्ट के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम थे। सही है। इसके बाद किस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार सीमित किए गए? तो जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ाए गए थे। 1793 में जो चार्टर एक्ट आया फिर से बढ़ाए गए, लेकिन 1813 का जो एक्ट आया था उस एक्ट में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सीमित किया गया था। यहां पर पूछा है सीमित, है ना। बस कंपनी के जो चाय का व्यापार, चीन के साथ व्यापार, अफीम का व्यापार है, उसको छोड़ा गया, उस पर मोनोपोली छोड़ी गई और बाकी सभी को लिमिटेड कर दिया गया ताकि दूसरी ब्रिटिशर्स कंपनी भी भारत में ट्रेड कर पाए। तो यह प्रावधान किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। ओके। इसके बाद भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च का प्रावधान किस अधिनियम के माध्यम से किया गया? तो 3 चीजें यहां पर मैंने आपको बताई थी। 1813 के चार्टर एक्ट में यही था। क्या क्या था? देखो, कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को लिमिटेड कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। सेकेंड, भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया ब्रिटिश जो कोष था वहां से, ठीक है। तीसरा, भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दी गई। किस एक्ट के माध्यम से? 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। इजी। तो यहां पर 3 प्रावधान 1813 के एक्ट से आते हैं, आपको तीनों याद रखना चाहिए। आगे बढ़िए। किस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? इजीली बता दोगे इसका आंसर कि किस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो यह हो जाता है 1833 का चार्टर एक्ट। पहले अगर कभी क्वेश्चन आता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? सही है। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल, क्योंकि अगर 1833 के एक्ट में यह प्रावधान किया गया तो 1833 के एक्ट आने के समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिक। तो लॉर्ड विलियम बेटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल हो गए, क्योंकि इन्हीं के समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद था उसे भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। किस एक्ट के माध्यम से? 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। तो लॉर्ड विलियम बेटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक 1813 के चार्टर एक्ट का प्रावधान है। तो देखो, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से हुई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। तो ये तो गलत हो जाता है। कंपनी के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने का फैसला किया गया, यह 1793 का चार्टर एक्ट है।
कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग किया गया, तो ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है ना, द्वैध शासन लाया गया था। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दी गई, किस एक्ट के माध्यम से? 1813 ईस्वी के एक्ट के माध्यम से। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। ओके, तो आज के सेशन में 3 एक्ट यहां पर मैंने आपको बताए, 1793, 1813 और 1833। जितने क्वेश्चन बन सकते, जितने फैक्ट पूछे जा सकते, वो सभी मैंने आपको बताए। कल आगे बढ़ेंगे और आगे के अधिनियम देखेंगे कि आगे के अधिनियम किसकी बात करते, और फिर चलेंगे हम 1858 ईस्वी के एक्ट के बाद कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर में कौन कौन से एक्ट लाए गए। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।